हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th के लिए मैथ्स का पोर्शन। आपका चैप्टर नंबर आज 1 रहने वाला है और इस चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज रहने वाली है वो आपकी 1A रहने वाली है। बुक्स की बात करेंगे तो बुक्स आपकी रहने वाली है डॉक्टर मनोहर रे। इस बुक्स को लेकर हम लोग चलेंगे। इस बुक्स के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहने वाले हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आपको बताते चलेंगे कौन सा सवाल आपका एनसीईआरटी से है और कौन सा सवाल आपका मनोहर रे से है। जो सवाल आपका एनसीईआरटी से रहेगा उस क्वेश्चन के आगे आपका एनसीईआरटी लिखा हुआ होगा। देखिए, बात करने वाले आज के इस टॉपिक पर। टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका नंबर सिस्टम से संबंधित है, संख्या पद्धति से संबंधित है। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, संख्याओं के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो रहने वाली है आपकी 1A, उस एक्सरसाइज पर हम लोग बात करेंगे। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। टॉपिक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आराम से हम आपको समझाने वाले हैं किस प्रकार से कंडीशंस आपकी बनेगी, उस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि संख्याओं के बारे में। संख्याएं आपकी किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बताने वाले हैं। सबसे पहले संख्याओं की बात करते हैं। आप जानते हैं संख्याएं, नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। इस प्रकार से हम लोग एक एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं, एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या लेते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं जो आपकी होती हैं, क्या लिख सकते हैं यहां पर? देखिए, प्राकृतिक संख्याएं हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए हम लिख सकते हैं क्या? जीरो नहीं होगा आपका, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 क्या है? ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं रहेंगी। क्या रहेंगी? प्राकृतिक संख्या रहने वाली है। प्राकृतिक संख्याएं यानी जो नंबर्स आपके 1 से शुरुआत होते हैं, उन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब बात करने वाले हैं पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। आइए बात करते हैं थोड़ा। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने जानकारी की। प्राकृतिक संख्या आपकी क्या होती हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 आपकी अपरिमित जहां इनफाइनाइट तक आपकी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या होंगी। यानी हम कह सकते हैं जो गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, बात करते हैं पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो आप जान लीजिए पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं की अगर हम लोग बात करें, किसकी? पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं की। दूसरा नंबर रहने वाला है पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, बात करते हैं पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं की। जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेते हैं, तब है हमारी क्या बन जाती हैं? पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब शून्य को शामिल कर लेते हैं तो हमारी क्या होती हैं? पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे बात करने वाले इसे हम होल नंबर बोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से क्या रहने वाली है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या रहने वाली है।
अब हम लोग बात करने वाले हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। बात करते हैं पूर्णांक की। देखिए पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक इंटीजर जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं, एक आपके ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं और एक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, तो दोनों को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। इसे हम जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए पूर्णांकों को क्या किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो जो पूर्णांक आपके रहने वाले हैं, पूर्णांक को आई या फिर हम जेड से लिखते हैं। देखिए किस प्रकार से, इस तरीके से -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं, यानी होल नंबर्स। और प्राकृतिक संख्याओं के जो ऋणात्मक समूह होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे इंटीजर आपके क्या क्या होते हैं। धनात्मक की बात करेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 डॉट 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 आएगा। ऋणात्मक की बात करेंगे तो -1 -2 -3 डॉट 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 आपका आने वाला है। 0 आपका न तो ऋणात्मक होता है न तो आपको धनात्मक होता है। 0 एक ऐसा पूर्णांक है, न तो आपका धनात्मक होता है न तो आपका ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से आप बात करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट जो आपका रहेगा पॉइंट नंबर 4, मैं बात करने वाला हूं परमेय संख्याओं की। परमेय संख्याएं, देखिए परमेय संख्याएं क्या होती हैं। प्रत्येक पूर्णांक आपका एक परमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो है आपकी क्या है, परमेय संख्या है, या हम यूं कहें जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो हमारी सभी की सभी क्या है, परमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। तो लिख सकते हैं बे संख्याएं, बे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। क्या, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब है आपकी जो परमेय संख्याएं होंगी वो आपकी P/Q के रूप में होने वाली हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपसे बात करूं तो 3/5, 2/3, -8/5, इस तरीके से -2/3, इस तरीके से आपकी क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्या ऋणात्मक, परमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती हैं। एक नोट पॉइंट हम यहाँ पर आपसे बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं आप नोट करके, क्या, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। देखिए कोई भी पूर्णांक आपका हो, आपका कोई भी पूर्णांक हो, वो आपकी क्या होगी, परमेय संख्या होगी। जैसे हम बात करें पूर्णांक 5 की बात करेंगे तो क्या पूर्णांक 5 एक परमेय संख्या है। आप कहेंगे जी पूर्णांक 5 जो है वो आपकी एक परमेय संख्या है। कैसे इसे हम दिखा सकते हैं, देखिए इसको हम 5/1 लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, सॉरी 3/1 लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं। यानी कोई भी पूर्णांक अगर आपका है तो उसके बटे में आप एक को मान सकते हैं, तो आपका P/Q की फॉर्म बन जाएगी। और P/Q की अगर फॉर्म है तो आपका क्या है, परमेय संख्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से रेशनल नंबर की हम लोग बात करते हैं। अगला पॉइंट आपसे बात करने वाले हैं अपरमेय संख्या। क्या, अपरमेय संख्या, इसे हम इनरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनरेशनल नंबर बोलते हैं। तो देखिए अपरमेय संख्या की अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल मौजूद नहीं होता, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं मिलता। एक ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करने वाले हैं। जैसे √15 लिख दिया, √19 लिख दिया, √3 लिख दिया, √5 लिख दिया। इस तरीके से जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता वह सभी की सभी क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स थे आपके, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना होता है।
आइए कुछ पॉइंट्स की बात और करते हैं। आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए, आप हमारे साथ नोट डाउन करते चलिए, अपना नोट्स बनाते चलिए, अपनी तैयारी को करते चलिए। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आपको रहती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इजी मैथ्स बाय कुलदीप सक्सेना को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर अपनी क्वेरी को हमसे कर सकते हैं, अपने प्रश्न को हमसे पूछ सकते हैं, उसका सलूशन जो है आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए, अब आपने अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना, अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और पॉइंट्स पर। देखिए, बने रहिए आप लोग आगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ने वाले हैं। पहले आप बेसिक इसका जो भी इंट्रोडक्शन है वो आप जान लीजिए। देखिए, पॉइंट आपके 5 हो चुके थे, मैं पॉइंट नंबर 6 की बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं सम संख्याओं की। क्या? सम संख्याएं। देखिए, सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। या फिर आप यूं कह सकते हैं, जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो सभी की सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? इवन नंबर होती हैं। बिल्कुल सही है, इवन नंबर कहलाती है। तो देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में आपका 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारी क्या है? सभी की सभी इवन नंबर आपके रहने वाले हैं, सम संख्या रहने वाली हैं। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट जो रहने वाला आपका, वो रहने वाला है विषम संख्याओं से। किससे? विषम संख्याएं। देखिए, विषम संख्याओं को हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑड नंबर लिखते हैं। देखिए, विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचता है। वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचता है, या हम कहें 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वे सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। देखिए, किस प्रकार से बात करते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, सभी की सभी क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप बता सकते हैं क्या? 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से आपका क्या रहने वाला है? ये आपकी विषम संख्याएं होने वाली हैं। क्या होने वाली है? विषम संख्याएं होने वाली हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला पॉइंट की बात करते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में आप जान लीजिए। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक वह संख्या होती है और एक एक होता है। एक और स्वयं से कटने वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या आप जान लीजिए क्या होती है। जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं,
एक एक और स्वयं संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, ये आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इस तरीके से ये आपकी क्या रहने वाली है? अभाज्य संख्या रहने वाली है। यहां पर बात करते हैं, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो यहां पर बात करते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या है वो आपकी क्या है? वो आपकी क्या रहने वाली है? 2 रहने वाली है। तो देखिए, ये कुछ पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स के बारे में आप जान लीजिए, इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं उन क्वेश्चंस पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज आपकी 1A है। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उन पर आइए बात करते हैं। इसे आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, आप हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़िएगा। इस किताब को लेकर हम चले हैं। इस किताब के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, उसको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। आइए सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। इधर हम लोग साफ कर देते हैं। देखिए, अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस को हल कराने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है एक्सरसाइज का? देखिए, पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 1 क्या है? 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। 20 और 40 के बीच आपको क्या करना है? सभी समधन पूर्णांकों की बात करनी है। देखिए, क्वेश्चन जो है आपका 1 है, इसके सॉल्व पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक, समधन पूर्णांक, अभी हमने बताया सम पूर्णांक क्या होते हैं, समधन संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। तो देखिए, धन की बात है, पूर्णांकों की बात कीजिए तो धन यानी प्लस के मान चाहिए हमें। तो 20 के बाद आपका 22 हो जाएगा। 2 से कटने वाली सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या, या कहें या सम धन पूर्णांक या सम ऋण पूर्णांक हम कह सकते हैं। तो देखिए, पहली बात करते हैं। पहली संख्या आपकी क्या बन जाएगी? 22 बनेगी। फिर आपकी 24 बनेगी, 26, 28, 30, 32, उसके बाद 34, 36 एंड 38। देखिए, यहां लिखा हुआ है 20 और 40, 20 और 40 के बीच की बात की गई है। अगर ये कहता 20 और 40 तक, अगर 20 और 40 तक की बात होती तो हम यहां 40 भी लिखने वाले थे। उसने कहा 20 और 40 के बीच की बात करनी है, तो 20 के बाद 22 और 40 से पहले आपका क्या रहेगा? 38 रहेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनने वाला है वो आपका ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका क्या है? दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 2। देखिए, इसके सॉल्व पर बात करते हैं। इसके सॉल्व में क्या है लिखा हुआ? 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांकों को हमें क्या करना है? लिखना है। 1 से 10 तक के सभी अभाज्य धन पूर्णांक लिखने हैं। देखिए, बात करते हैं अभाज्य धन पूर्णांकों की। अभाज्य धन पूर्णांक, देखिए, तो अभाज्य धन पूर्णांक की अगर हम लोग बात करें तो आपका 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो क्या क्या रहने वाला है? 2, 3, 5 और 7 जो हो जाएगा वो आपके धन पूर्णांक भी होंगे और अभाज्य नंबर भी रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप 9, आप कहेंगे 9 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 9 के जो फैक्टर रहने वाले हैं वो आपका 1 फैक्टर हो जाएगा, 3 फैक्टर हो जाएगा, 9 फैक्टर हो जाएगा। जिस नंबर के 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं वो नंबर हमारा क्या हो जाता है? भाज्य हो जाता है। क्या हो जाता है? भाज्य हो जाता है। 9 एक विषम नंबर भी है आपका। क्या है? 9 एक विषम नंबर भी है। तो कुछ
कंडीशंस हैं, इसीलिए हमने आपको अभी कुछ संख्याओं के बारे में बताया। आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, उन्हें एक दो बार रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए, आपको कंडीशंस याद हो जाएगी। अब देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाला है 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जरा देखिएगा। लिखा है 2a+1 का क्रमान्वयी पूर्णांक लिखिए। देखिए क्रमान्वयी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं। क्रमागत यानी क्रम से आने वाले, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले। तो क्रम से आने वाले के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर आपको दिया जाता है उसमें एक ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहां पर हम बात करने वाले हैं 2a+1 का क्रमान्वयी पूर्णांक क्या हो जाएगा, 2a+1, इसमें आपको 1 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 2a प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2a प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका क्रमान्वयी पूर्णांक बनने वाला है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाला है 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखिए जब भी किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम लिखना हो तो क्या होता है, अगर कोई नंबर आपको दिया गया है और वो नंबर आपका पॉजिटिव है, अगर कोई नंबर दिया गया है, अगर वो नंबर आपका पॉजिटिव है तो आप उसे नेगेटिव लिख दीजिए योगात्मक प्रतिलोम में। अगर कोई नंबर आपका नेगेटिव दिया गया है तो आप उसे पॉजिटिव लिख दीजिए। यही आपका क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम होता है। कहने का तात्पर्य है किसी नंबर में अगर कोई नंबर जोड़े, किसी नंबर में अगर कोई नंबर जोड़े तो योगफल अगर शून्य आता है तो वह उसका क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो देखिए बात करते हैं 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम आपका हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम जो हो जाएगा वो -2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका रहने वाला है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखिए योगात्मक प्रतिलोम आप समझ गए, किसी नंबर में अगर कोई नंबर ऐड करें तो आपका शून्य हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका वह योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। अब यहां गुणात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं। देखिए अगर कोई नंबर है और उसमें किसी ऐसे नंबर का गुणा कर दें कि उसका गुणनफल 1 हो जाए तो उसे हम उस नंबर का क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका रहने वाला है 5, इसके सॉल्व पर बात करते हैं। देखिए -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ये आपका हो जाएगा -1/5। जब भी किसी भी नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना हो तो उसे आप 1/, में लिख दीजिए। जैसे कहें आप -3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। -3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर लिखना हो तो आपका क्या हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा। तो उल्टा कर दीजिए, जब भी कोई नंबर आपको फ्रैक्शन में दिया गया है, परमेय संख्या रेशनल नंबर में दिया गया है, तो उसे आप पलट कर अगर लिख देंगे तो आपका गुणात्मक प्रतिलोम बन जाता है। आइए बात करते हैं अपने अन्य प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका 7 रहने वाला है। प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 6 पर हम लोग बात करते हैं। देखिए किस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, लिखा है P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखिए जब भी इस प्रकार की कंडीशंस आपके सामने हो, जैसे लिखा है P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, तो P+Q की अगर हम लोग बात करें, P+Q का योगात्मक प्रतिलोम, देखिए यहां पर कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है, यहां पर प्लस में लिखा हुआ है तो इसे आप लिख सकते हैं -P+Q हो जाएगा।
ये आपका कहलाएगा योगात्मक प्रतिलोम माइनस ब्रैकेट P प्लस Q इस प्रकार से। और बात करें अगर P माइनस Q का योगात्मक प्रतिलोम, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के P माइनस Q हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, योगात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं, योगात्मक प्रतिलोम को लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 7 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 7 है। इसके सॉल्व पर बात करते हैं। क्या इसका सॉल्व बनने वाला है, x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए ये कंडीशन जो है आपकी, कथन जो है वो आपका सत्य रहने वाला है। कंडीशन क्या है, 5 गुणा 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, ये आपका है 5 गुणा 3 मल्टीप्लाई x है। देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, तो x का यहां मान क्या रह सकता है, किस प्रकार से रह सकता है। देखिए बात करते हैं, देखिए इधर क्या है 5 इंटू 3 एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो यहां हम क्या कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। देखिए 5 मल्टीप्लाई 3 और 5 मल्टीप्लाई 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2 के लिए जो आपका कथन है वो आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। x बराबर 2 के लिए कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप बात करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य है। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योज्य होती है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो देखिए एक नंबर एक ऐसा है जो आपका, उसके आगे चाहे आप नेगेटिव लगाएं चाहे आप पॉजिटिव लगाएं तो आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपका नंबर जो होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका प्रश्न का जो आंसर रहने वाला है वो शून्य रहने वाला है। क्या रहने वाला है, शून्य रहने वाला है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके 8 क्वेश्चंस हो गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्नों पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, 10, 11 आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। 3 प्रश्न आपके सामने और हमने लिए हैं। लिखा है यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 और a+1 सम है या विषम है। देखिए बात करते हैं, इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 9 रहने वाला है। देखिए एक संख्या a है जो धन पूर्णांक सम है, यानी a बराबर मैं मान लेता हूं, माना a बराबर आप मान लीजिए 2, एक सम धन पूर्णांक है। आप कहेंगे हाँ ये बिल्कुल आपका सही है। अब हम लोग कंडीशन की बात करने वाले a-1 और a+1। देखिए a का मान यहां रखें तो 2-1 मल्टीप्लाई 2 + 1 हो जाएगा। यहां 1 मल्टीप्लाई कितना 3, तो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप बता सकते हैं 3 जो है वो आपका सम है या विषम है, तो आप कहेंगे 3 हमारा जो है वो आपका क्या है, विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि हमने यहां a बराबर 2 मानकर ही प्रूफ किया है। आप यहां एक ही जगह कोई सम नंबर मान लीजिए, आप 50 मान लीजिए, आप 20 मान लीजिए, आप 22 मान लीजिए, आप 36 मान लीजिए, कोई सा नंबर अगर आप मानेंगे, लेकिन वो a का मान सम होना चाहिए। और अगर a का मान सम है तो इस कंडीशन का मान क्या रहेगा, विषम रहेगा। अतः लिख सकते हैं क्या, अतः a-1 और a+1 एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं इजीली से, कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लिखा है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योगफल लिखिए। संख्या रेखा पर 5 और 7 का आपको क्या लिखना है, योगफल लिखना है। देखिए किस प्रकार से योगफल की अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए ये आपका हो जाएगा 5 + 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
12 हो जाएगा। इसे हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। देखिए किस प्रकार से हम लोग इसे लिखने वाले हैं, देखिए इस तरीके से। देखिए यहां पर मान लेता हूं आपका एक 0 पॉइंट रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस तरीके से हमने क्या की, एक नंबर लाइन बनाई। एक नंबर लाइन बनाई, उस नंबर लाइन पर हमने 13 तक के पूर्णांकों को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए 5 + 7, अगर हम 0 में 5 जोड़ दें, 0 में हम लोग क्या करें, 5 जोड़ दें, और 5 में हम 7 जोड़ दें, 5 में 7 जोड़ेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका क्या बन के आएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, +7 हो जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, ये आपका क्या बन के आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्लस कितना, 12 है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को संख्या रेखा पर योगफल या उसका अंतर दिखा सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। देखिए ये जो अभी हमने आपको शुरुआत में कॉन्सेप्ट बताया, संख्याओं के बारे में आपसे डिस्कस किया, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये आपके 3 फैक्ट्स लिखे हुए हैं। इन 3 फैक्ट्स का आपको आंसर देना है सत्य और असत्य के रूप में। तो देखिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या है, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें और आपको बताएं। 2 अभाज्य पूर्णांक हैं, तो मान लीजिए आप a बराबर और एक b बराबर, आप 2 अभाज्य पूर्णांक मान लीजिए। अभाज्य बात करते हैं तो अभाज्य की बात करिए, एक 2 ले लीजिए और एक आप 3 ले लीजिए। क्यों, क्योंकि आपका एक 2 नंबर भी अभाज्य है और 3 नंबर भी आपका क्या है, अभाज्य है। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। कह रहा इनका गुणन जो होता है, गुणन का मतलब गुणनफल, तो आपका 2 × 3, ये आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 जो है वो आपका एक सम नंबर है। क्या है, सम नंबर है। कैसा है, सम पूर्णांक है। तो देखिए प्रश्न में आपसे क्या कहा, प्रश्न में कहा 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव, क्या लिखा, सदैव अभाज्य होता है। जबकि यहां कंडीशन 1 जो आपकी कहती है उसमें क्या है, ये आपका सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बनने वाला है। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। देखिए योग की बात करते हैं। योग की अगर बात करें तो इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर, देखिए अगर आपको कंडीशन नहीं मालूम है तो आप प्रश्न के अनुसार 2 अभाज्य नंबर जो भी आपसे बोला जाता है उसी प्रकार से आप 2 संख्या मान लीजिए और उनका योगफल, गुणनफल, भागफल जो भी कहा जाए आप उस प्रकार से उसे सॉल्व करिएगा। 2 अभाज्य पूर्णांक है तो आप 1 2 और 1 3 मान लीजिए। कह रहा योग फल की बात कर रहा है तो योग का आप करेंगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप कहेंगे अभाज्य नंबर है। क्या है, अभाज्य नंबर है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट की बात करिएगा, a बराबर आप 3 मान लीजिए, b बराबर आप 5 मान लीजिए। ये भी तो अभाज्य नंबर है, ये भी तो अभाज्य नंबर है। आप कहेंगे अभाज्य है तो a + b की बात करिएगा तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए यहां पर आपका तो अभाज्य नंबर है, ये आपका क्या है, अभाज्य है, लेकिन यहां क्या हो गया, सम आ गया। क्या आ गया, सम आ गया। अगर यहां कंडीशन सदैव की ना होती तो हम इसे सत्य कह सकते थे, लेकिन यहां पर एक कंडीशन में आपका अभाज्य आ रहा है, एक कंडीशन में आपका क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो हम यहां कह सकते हैं क्या, ये कथन जो आपका रहेगा ये भी कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, लिखा यदि a और b कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं, यदि a और b कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं तब a + b सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा या नहीं। देखिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहां पर आप a बराबर आप कोई ऋण पूर्णांक मान लीजिए, -2 मान लिया, b बराबर -3 मान लिया। कोई नंबर मान सकते हैं, -1 -2 मान लीजिए, -5 -9 मान लीजिए। कोई भी ऋण पूर्णांक 2 मानने हैं और आपको कंडीशन बताना a + b की।
तो देखिए ए का मान -2 प्लस -3, सॉल्व करेंगे -2 प्लस -3 हो जाएगा। ये माइनस का क्या रहने वाला है, 5 रहने वाला है। क्या मिलेगा, ऋण पूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा, ऋण पूर्णांक मिलने वाला है। तो ये प्रश्न जो आपका हो जाएगा, ये कंडीशन जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। तो ये कथन हमारा कैसा है, सत्य है। बाकी के दोनों कथन कैसे थे, असत्य थे। तो ये कंडीशन थी इन प्रश्नों की। आइए इस एक्सरसाइज के और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 12 रहने वाला है। 12, 13 और 14 प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं। लिखा हुआ है, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a+1, a+2, a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आप लोग सॉल्व करने वाले हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए एक संख्या है a जो एक धन पूर्णांक है, यानी आपको पॉजिटिव इंटीजर की बात करनी है। पॉजिटिव इंटीजर आपका कोई भी हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर जो है वो आपका कोई भी हो सकता है। आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी आए आप वो ए का मान मान लीजिए। देखिए मैं बात करने वाला हूं, यहां पर मान लेता हूं, क्या माना a बराबर 2 एक धन पूर्णांक है। क्या है, a बराबर 2 एक धन पूर्णांक हमने मान लिया। अब देखिए जो संख्या आपको दी गई है, इस संख्या की बात करने वाले हैं। संख्या आपके पास है a+1, a+2 और a+3। ये आपकी क्या है, संख्या है। बताना आपको क्या है, जो ये संख्या है वो आपकी क्या 24 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, उस पर बात करते हैं। देखिए a का मान आप यहां रख दीजिए, तो 2 × 2+1, 2+2 एंड 2+ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 × ये ऐड करेंगे 3, ये ऐड करेंगे 4 और ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए 4 4 × 12 दूनी 24 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए यहां पर 24 × 5 है, इसे हम 120 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 120 भी लिख सकते हैं। क्या 120 में 24 का डिवाइडेशन नहीं होगा? आप कहेंगे 124 का भाग 120, सॉरी 24 का भाग 120 में आपका चला जाएगा और ये संख्या 24 के मल्टीपल पर है। देखिए 24 के मल्टीपल पर ये संख्या है, तो हम कह सकते हैं क्या, अतः संख्या a+1, a+2, a+3 24 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ है, यदि a एक सम धन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्न संख्याओं में से कौन सी सम संख्या होगी। आपको सम संख्या की बात करनी है, तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 13 है। इसके सॉल्व पर बात करने वाले हैं। देखिए यहां पर मान लेते हैं, क्या माना, तेरा एक सम धन पूर्णांक है तो a बराबर 2 मान लीजिए, b एक विषम पूर्णांक है तो आप 3 मान लीजिए। a का मान हमने 2 मान लिया, b का मान हमने 3 मान लिया। आप यहां 1 भी मान सकते थे, लेकिन a को आप एक सम पूर्णांक मानेंगे, 2 4 6 8 मान सकते हैं। अब एक एक कंडीशन की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर की बात करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कैसा है, आपका सम पूर्णांक होगा। क्या होगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बी स्क्वायर की। तो बी स्क्वायर बराबर आपका क्या है, 3 का वर्ग हो जाएगा। तो ये आपका कैसा निकलेगा, 9 निकलेगा। 9 कैसा नंबर है, आप कहेंगे ये विषम पूर्णांक रहने वाला है। क्या रहने वाला है, विषम पूर्णांक हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगली संख्या आपकी क्या है, a+b है। a+b, a और b को क्या करना है, आपको ऐड करना है। जब एक संख्या सम और एक संख्या विषम को आप ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में आपकी विषम संख्या रहने वाली है। क्या रहने वाली है, सॉरी विषम भी आती है और सम भी आती है। विषम भी आ जाएगी और सम संख्या भी आ जाएगी। तो आप इस प्रकार से बात करेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2+3, 2+ क्या हो जाएगा 3,
2+3 आपका क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। देखिए एक सम और एक विषम संख्या को आप अगर ऐड करिएगा, एक सम संख्या और एक विषम संख्या को अगर आप ऐड करेंगे तो सदैव आपकी क्या आएगी, विषम संख्या ही आएगी। क्या आएगी, विषम संख्या ही आने वाली है। तो देखिए किस प्रकार से आपकी कंडीशन बनी, ये आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका विषम पूर्णांक हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, a इंटू बी है। तो a इंटू बी, तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 6। 2 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 6, जो आपका क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम पूर्णांक कहलाने वाला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, a प्लस 1, a प्लस 1, a का मान आपका क्या है 2, 2 प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका 2 मल्टीप्लाई 3, ये क्या बनने वाला है, 6 रहेगा, जो क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। देखिए एक कंडीशन और आपकी है क्या, b प्लस 1, तो यहां पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, यानी 3 मल्टीप्लाई 4, ये आपका क्या हो जाएगा 12, जो क्या रहने वाला है, सम पूर्णांक रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप देखिए चेक कर सकते थे, इस प्रकार से आप इन पर बात कर सकते थे। तो देखिए ये कुछ कंडीशंस थी, ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब बात करते हैं अपने सवाल नंबर 14 पर। 14वां प्रश्न आपका क्या कहता है, किस प्रकार से रहने वाला है, उस पर बात करते हैं। निम्न पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। देखिए कुछ गुणधर्म होते हैं, गुणनफल के कुछ गुणधर्म होते हैं, उन गुणधर्म का प्रयोग इनमें हुआ है, उन गुणधर्म को आपको लिखना है, किस गुणधर्म के लिए एक कंडीशन जो है वो आपकी सत्य रहने वाली है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली कंडीशन की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7, तो 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या है, 7 रहेगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं योग पर गुणा के वितरण नियम से, योग पर गुणा के वितरण नियम से क्या है, ये हमारा सत्य रहने वाला है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, योग सॉरी ऐसे लिखना, योग पर गुणा के वितरण नियम से कथन सत्य है। योग पर गुणा के वितरण नियम से ये कथन आपका कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। देखिए 3 इंटू 7 हो गया, प्लस 3 इंटू 8 हो गया, प्लस 3 इंटू 7, ये आपका क्या हो गया, गुणा पर वितरण नियम हो गया। क्या हो गया, गुणा पर वितरण नियम हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 3 प्लस 5 प्लस 9 इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका क्या रहेगा, 9 हो गया। अब देखिए यहां पर कौन सा नियम लग रहा है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, योग पर साक्षर नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योग पर साहचर्य नियम से कथन सत्य है। योग पर साक्षर नियम पर कथन क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है। अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 2 है, इक्वल टू लिखा है 2 इंटू 3, तो ये आपका क्या होता है, गुणा पर वितरण नियम होता, गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा के क्रम विनिमय नियम पर कथन जो है वो आपका क्या है, सत्य। गुणा के क्रम विनिमय नियम पर कथन जो आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं तो यह कथन जो है 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू ए बराबर कितना है, 3। अगर ए बराबर 3 यहां लिख दें तो 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 आपका हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, निरसन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, निरसन नियम। निरसन नियम पर कथन सत्य है। तो देखिए जैसे ही जोड़ा गया बराबर में वैसे ही जोड़ा गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, निरसन नियम कहते हैं। आइए बात करते हैं
इस एक्सरसाइज के अपने अंतिम प्रश्न पर 15वां प्रश्न क्या रहेगा। देखिए बात करते हैं अपने इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। अगर अंतिम प्रश्न जो है आपका 15वां प्रश्न रहने वाला है। लिखा हुआ संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2 और 5 को क्या करिए, दर्शाइए। देखिए इस प्रश्न को दर्शाते हैं संख्या रेखा पर। देखिए एक संख्या रेखा आप इस तरीके से बना लीजिए। यहाँ पर आप ये आपका 0 हो जाएगा, इधर आपका 1, इधर आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका क्या रहेगा, 5 रहेगा, इस तरीके से। तो ये कंडीशंस आपकी रहती हैं, इस तरीके से संख्या रेखा बनती है। इधर आपका -1, इधर -2 हो जाएगा, ये -3, -4 और ये आपका हो जाएगा -5। ये आपकी संख्या रेखा है। इस तरीके से अब आपको क्या करना है, यहाँ पर -5, -2, 0, 1, 2 और 5 को क्या करना है, आपको इस संख्या रेखा पर क्या करना है, दर्शाना है। तो देखिए बात करते हैं 0 की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से हम O से लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका O हो जाएगा। बात करते हैं अगला पॉइंट आपका जो है -2 है, तो इसे हम A मान लेते हैं, ये आपका हो जाएगा A। उसके बाद -5 ये आपका क्या हो जाएगा, B। इस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद बात करते इस साइड, देखिए आपको एक दिखाना है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, मान लीजिए आपका B, ये आपका C हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका D हो जाएगा। उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स को संख्या रेखा पर इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 कहें या फिर 1A कहें, तो ये एक्सरसाइज आपकी थी। इस एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न थे आपको सॉल्व कराए गए। अब हम आगे लेकर आएंगे आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 या 1B की बात करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी प्यारे छात्रों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।